जय हिंद। सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस की एक खास बात होती है कि हम मेहनत करने वाले लोगों पर फिदा हो जाती है। यानी कि बाबू, अब आप लोग भी एकदम अगर सक्सेस होना चाहते हो, अगले साल आप अपने को एक अच्छे मंच पे अच्छे नंबर के साथ एकदम खुश होना देखना चाहते हो, तो एकदम गधा नियर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, है ना। सो अब मेहनत करने के लिए बाबू आप लोग को वहाँ पे मेहनत करना होगा ना, यहाँ पर तो हम लगले हैं, है ना। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1। जितना हो सके उतना एकदम पूरा बढ़िया से आप लोग जोर शोर लगा करके पूरा मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर एकदम गारंटी मिलेगा यार, है ना। सक्सेस का क्या बोले, सक्सेस का एक खास बात होता है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाता है। यानी कि आप लोग सोचिएगा कि ऊपर ऊपर छाली खा ले तो नहीं होने वाला, है ना। पूरा एकदम जी जान लगा के बढ़िया से मेहनत करिए, देखते हैं क्यों नहीं बढ़िया रिजल्ट आता है ना। तो देखिए, क्लास 12th का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 में हम लोग आई थिंक ये जो हमारा टॉपिक था, इसमें 7 गो टॉपिक हमारे थी, 11 गो टॉपिक आप लोगों को बाबू बोले थे, है ना। 11 गो टॉपिक था, जिसमें से 3 गो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आरंभ, उसके बाद निर्वाह के तरीके, और मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर के रूप में, है ना। तो ये 3 गो टॉपिक हम लोग पार्ट 1 में कर लिए, है ना। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं बाबू, पहले आप लोग पार्ट 1 देख लो, उतना सा क्लास ज़्यादा लंबा है क्योंकि उसमें बेसिक बात बताया गया है, और जितना ऑब्जेक्टिव पहले पूछा गया है उस सब ऑब्जेक्टिव को पहले एकदम खुदरा जितना क्वेश्चन होता है ना, उस सब को पहले हम लोग आराम से किया, है ना। सो आज के क्लास का हमारा मोटो रहेगा कि 4 से हम लोग शुरू करें और देखते हैं कहाँ तक ले इस पार्ट में हम लोग कवर कर पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चौथे नंबर जो हमारा टॉपिक है, सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता का बाबू मतलब ये हुआ कि समाज में किस प्रकार का विभिन्नता था। जैसे अभी समाज में अभी जो हमारा वर्तमान समाज है, वर्तमान समाज में हजारों प्रकार की मतलब विभिन्नताएं हैं। इसे ऊंच नीच, बड़ जात, छोट जात, उसके बाद आर्थिक आधार पर देखा जाए तो गरीब अमीर, है ना, हजार प्रकार की आप लोग को विभिन्नताएं देखने को मिल जाएगी। तो उस समय जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें कौन विभिन्नता था कि ना, ऊंच जाति जैसे उसमें भी होता था, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात मानता था लोग कि ना। तो इस सभी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में ना, ई वाला जो हमारा की पॉइंट है 4 नंबर, सामाजिक विभिन्नता, इसमें हम लोग देखने वाला है। तो इसको सामाजिक विभिन्नता को जानने के लिए उस समय के हम कौन कौन चीज़ देख सकते हैं। ओमें के कोनो मरल आदमी ओकर कंकाल होगा के बुला के पूछेंगे, चाचा बताओ तुम्हारा समय में ऊंच नीच, उसके बाद बड़ जात छोट जात, उसके बाद ये उसको क्या बोलते हैं, अमीर गरीब, ये सब होता था कि ना। ऐसे तो ना पूछे जाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या कहेगा इसके लिए कि उस सबका खाता नंबर मांगो और ले आके बैंक बैलेंस चेक करो, है ना। लेकिन खाता नंबर देगा कौन? उस समय का मतलब सब खाता होता है ना, मजाक कर रहा था ना, तो खाता होता उस सब थोड़ी ना रखता था जो बैंक बैलेंस ले आके चेक करोगे, उसका गूगल पे हजार कुछ, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि समाधान, यानी कि आदमी को जहाँ पे दफनाया जाता था, अब देखिए यार, उसमें का कोई हमको जीवित आदमी थोड़ी ना मिलेगा। उसको देखेंगे जैसा तुम्हारा लगा 4 चक्का है, तू साइकिल पर घूम रहा था, तू गरीब है, ये अमीर है, ऐसा तो बात ना है। सब कुछ नीचे दबा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं, समाधान मतलब आदमी को जहाँ पे दफनाया जाता था, तो उस चीज़ को देखकर हम पता लगा सकते हैं। मान के चलो कोई आदमी दफनाया गया और उसके लगे, मान के चलो एगो 4 चक्का के साथ उसके दफना दिया 4 चक्का के साथ अगर वो दफन है तो दफनाया ना गया, उसका एक्सीडेंट हुआ है ना। तो ऐसा बात नहीं है ना। जैसे अगर किसी के सावधान में हमको मान के चलो सोना चांदी मिल गया, तो हम क्या पता लगा सकते हैं, जो हो सकता है ये आदमी अमीर होगा, तभी इसका घर द्वार का जितना थी, घर का रिश्तेदार फैमिली वाला लोग था, तो क्या लगाया होगा लोग, इसके लिए सोना चांदी रखा है। तो इस सब के बारे में दूसरा का चीज़ हम लोग देखेंगे, विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं जैसे मान के चलिए, देखिए 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, एक हमारी रोज़मर्रा के जो काम में आने वाला है, और दूसरा का विलासिता की, जैसे रोज़ के खाए खातिर हमारा, जैसे मान के चलिए रोज़ के काम धाम में हम खाना खाने के लिए, जैसे हो गया हमारे यहाँ पे मृद भांड, उसके बाद थरिया पत्की, हेन तेन हजार को चीज़ आ जाएगा। लेकिन विलासिता की वस्तु में कहा जाएगा दोनों चीज़ महंगा हो, ये सब कहा जाएगा विलासिता की वस्तु में। तो चलिए हम लोग आराम से समझते हैं। पहले समाधान। समाधान का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। समाधान मतलब जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता था। तो आदमी को दफनाने का तरीका क्या था, तो मुख्य रूप से आदमी को क्या किया जाता था, पूछा है क्वेश्चन आई थिंक 2021 की 22 में, ऐसे ही है ना, शायद 22 से 21 में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आदमी को दाह संस्कार के कितने तरीके थे। तो मुख्य रूप से बाबू आदमी को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। कहाँ पे? गर्त में, यानी कि गुफा में, यानी कि खोद खाद के नीचे क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। लेकिन ये भी साक्ष्य मिला है, आदमी को जलाया भी जाता था, फिर नदी में भी बहा दिया जाता था जो भी मृतक का शरीर होता था।
तो देखिए यहाँ पे आदमी को आमतौर पे क्या किया जाता था, गुफा में दफनाया जाता था। और वो जहाँ पे गर्त में उसको दफनाया जाता था, वहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिला है कि कहीं कहीं जो भी हमारा अति गर्त यानी कि जो वहाँ का गुफा है, उसकी जो दीवार है बाबू, दीवार पर कौन चीज़ चुनाई किया गया है। चुनाई मतलब ईंटा से उसको क्या किया गया है, वो पाकल ईंटा से, पाकल ईंट अलंकृत ईंटा से क्या किया गया, उसको चुनाई किया गया। और उसके बाद कहीं कहीं कब्र में हम लोगों को देखने को क्या मिला है, मृद भांड मटका, यार सीधा समझो ना, मटका घैला है ना, घैला और आभूषण, आभूषण बोले तो कौन चीज, गहना गुड़िया। ये जो चीज़ है जैसे मृद भांड और आभूषण, ये मेल और फीमेल है ना, मेल और फीमेल दोनों के कब्रों से ही देखने को मिला है। यानी कि आभूषण जो, आभूषण का यूज कौन चीज़, जो भी अति मेल लोग थे यानी कि लड़का लोग को हमको समझ में ना आ रहा, जो गरी की मतलब लड़का लोग कौन चीज़ गहना गुड़िया के करता होगा, खैर पता नहीं है ना। तो जो हमारा ये आभूषण और मृद भांड, ये मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की दोनों के मतलब कब्रों से हम लोगों को क्या मिला है, देखने को मिला है। उसके आगे हम लोग देखें तो इन लोगों का शायद मान्यता होता था ना, इन लोगों का शायद ये मानना था कि जो भी चीज़ अगर मृतकों के साथ हम दफना रहे हैं, वो शायद मृत्यु उपरांत मतलब वो आदमी मर के स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में, अब उसका तो कोनो ठीक ना है ना, नरके में जाता होगा यार, इतना लोग मर रहा है, सब कोई स्वर्ग में जाएगा, पूरा सीट फुल हो गया होगा। अब तो मरेगा तो कन्फर्म है कि सब कोई नरके में जाएगा, है ना। तो मतलब जहाँ पे भी ये लोग मरने के बाद जाते हैं स्वर्ग या फिर नर्क, तो इन लोगों का मानसिकता था कि आदमी मरने के बाद भी इन सभी चीज़ों का, आभूषण जो भी गहना गुड़िया है, मृद भांड, इस सभी चीज़ का क्या करेगा, यूज करेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो 1980 के दशक में उत्खनन में क्या किया गया है, एगो पुरुष के खोपड़ी के समीप, है ना, खोपड़ी के समीप क्या मिला है बाबू, 30 गो शंख के छाला जो बजाया जाता है, शंख के छाला मिला है। ओकरा बाद क्या मिला है, जैस्पर मिला है। जैस्पर का होखेला एगो उपरत्न होता है, उपरत्न मतलब एगो गहना गुड़िया, उप गहना गुड़िया इसको बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या मिला है, मनका मिला है, आभूषण मिला है ना, और कहीं कहीं तांबा का दर्पण भी देखने को मिला है ना। तो देखिए ये जो है जो 1980 के दशक के बाद का किया है, जब उत्खनन किया गया तो उसमें पुरुष के खोपड़ी के समीप कौन चीज़ देखने को मिला है, 30 गो शंख के छाला मिल गया, एगो जैस्पर मिल गया। उसके बाद क्या मिला है, मनका मिला है और आभूषण मिला है। कहीं कहीं हम लोगों को देखने को क्या मिला है बाबू, तांबा के दर्पण भी देखने को मिला है। ये बात से हम लोगों को कुल मिलाकर के क्या पता लग रहा है, ये सब अमीर था गरीब था कुछ पता न लग रहा है। ये सब को देख दा के हम ये बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर के जितना हड़प्पावासी लोग थे वो क्या करते थे, बहुमूल्य वस्तु, जो भी बहुमूल्य वस्तु थी वो मृतकों के साथ नहीं दफनाते थे। दफनाने पर उन लोगों का विश्वास नहीं था, मतलब जो भी बहुमूल्य वस्तु है उसको वो लोग साथ में दफनाने पर विश्वास नहीं रखते थे। बाकी अचरा कचरा ले जाके सब भर दो ना, जैसे मृद भांड धर देता था, उसके बाद मुँह देखे का दी कौन चीज, तांबा के दर्पण धर देता था, शंख के छाला, आभूषण, ये सब जितना मतलब सस्ता चीज़ था, रोजमर्रा की जितने भी हमारी वस्तुएं थी, इस सबको मृतकों के साथ दफनाया जाता था। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं जब महंगा कोनो चीज़ ये लोग दफनाए में इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो संवर्धन के बारे में हम लोग देख लिए। अब विलासिता की वस्तुएं देखते हैं। तो वस्तुएं कौ प्रकार की बाबू, 2 प्रकार की, एगो रोजमर्रा की वस्तुएं, एगो विलासिता की वस्तुएं। तो रोजमर्रा की वस्तुएं कौन चीज़ बोलेंगे हम जी, जैसे हो गया हमारा यहाँ पे चक्की, वो जो इसके आई थिंक पहले वाले क्लास में आप लोगों को बताए थे हम, 2 गो चक्की, एगो ओखली और एगो सिलवट लोढ़ा, है ना। तो रोजमर्रा के काम में आया चक्की हो गया, मृद भांड हो गया, उसके बाद सुई धागा जैसे यहाँ पे सुइया हो गया, उसके बाद झावा हो गया। ये सब का है जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो सभी जगह से मिली है। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है लगभग सभी जगहों से। अब रोजमर्रा की देखिए ना, अब किसके घर थरिया प्लेट ना मिलेगा, थरिया गिलास ना मिलेगा, तो इस बात पे आप अनुमान तो नहीं लगा सकते जो कौन गरीब हुआ कौन अमीर। तो ये वस्तु को हम छाट दिए कौन चीज़, रोजमर्रा के भैया सब जगह से मिलेगा ही। ये जो भी रोजमर्रा की वस्तु है ये कौन सी बहुमूल्य कम होती थी, इनको बनाने में मतलब उतना टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता था, जिस वजह से कौन सी ये सस्ता होती थी। अब आगे हम लोग देखें कि विलासिता की वस्तुएं। तो विलासिता की वस्तु के बारे में हम लोग देखें तो विलासिता की वस्तुएं किन वस्तु को बोलेंगे, जो चीज़ तनी सा महंगा आवे, है ना, महंगा जो महंगा आता हो और उसके बाद उसको बनाने के लिए तनी मनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो, यानी कि बनाना तनी सा उसको दुर्बल हो, मुश्किल हो, और उसके बाद जो वस्तु हो तनी सा महंगी हो, है ना, यानी कि वस्तु कैसन का हो वो महंगा हो। ऐसा ही एगो वस्तु का जो विलासिता की वस्तु है उसका उदाहरण मिला है हम लोगों को कौन सी, फ्रांस, है ना।
देखिए यहाँ पे लिखा गया फ्रांस, ये कौन सी है बाबू, ये विलासिता की एगो वस्तु माना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो सोना को भी हम लोग कौन सी मान सकते हैं, विलासिता की वस्तु मान सकते हैं। तो विलासिता की वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल दें तो 2 गो मिल जाएगा, एगो फ्रांस और दूसरा सोना। तो अब देखिए जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि रोजमर्रा के जौन वस्तु है वो कहाँ पर मिल रहा है, हर एक जगह। हड़प्पा सभ्यता के कोनो स्थान में चल जाओ, कोनो के घर में, केहू के घर द्वार में छान मार लो, जो रोजमर्रा की वस्तु है सब कोई के पास मिल जाएगा। लेकिन जौन विलासिता की वस्तुएं हैं ना, वो कहाँ पे मिल रही है बाबू, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हम लोगों को अधिक मिला है। विलासिता की वस्तु अधिकतर कहाँ से मिला है बाबू देखने को, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ये बात का आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ना, सोचिए ना, इतिहासकार ऐसे ही सोचते हैं जी। मान के चलिए आप लोगों को पता चल गया कि जो रोजमर्रा की वस्तु है वो सब जगह से मिल रहा है, लेकिन जो दुर्बल है, महंगी है, जैसे हमारा हो गया फ्रांस और सोना, ये सब कहाँ से मिल रहा है, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिल रहा है। तो आप इसका क्या कंपेरिजन कर सकते हैं, ये बता सकते हैं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग थे वो धनी मनी थे, शायद ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सब नगर शहर था, इसलिए यहाँ पे अधिकतर धनवान लोग रहते थे। इतना पर समझ में आ रहा कि ना। जबकि इसके विपरीत में देखें हम, जैसे कालीबंगा जैसे छोटा शहर, चनहुद्रो जैसे वो एकदम शिल्प उत्पाद में लगा छोटा सा शहर, वहाँ पे ऐसी वस्तुएं हम लोगों को ना मिली है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, जो यहाँ पे सोना और फ्रांस केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन कालीबंगा जैसे छोटी बस्तियों में हम लोगों को कहीं नहीं मिला है। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष पूरा निकाल के यह बोल सकते हैं कि भैया जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लोग थे उस शायद का थे, ये हम वहाँ पे एग्जाम्पल में इसको हम अथी में लगा सकते हैं, जो हम लोगों को जो भी विलासिता की वस्तु मिले यहाँ से मिला है, इस आधार पर हम कह सकते हैं जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा के लोग थे, इन लोगों का क्रय मूल्य कौन थी, क्रय क्षमता मतलब खरीदने की क्षमता क्या था, अधिक था, ये भी बोल सकते हैं। ये लोग धनवान थे, ये भी बोल सकते हैं ना। तो चलिए आई थिंक आप लोगों को 4 नंबर जो पॉइंट था सामाजिक विभिन्नता, ये खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। सबसे धनवान कहाँ का था लो तो नहीं बताइए तो, कहाँ का, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर जो हमारा की पॉइंट था, शिल्प उत्पाद। शिल्प उत्पाद बोले तो हाथों से जौन जौन हम लोगों का काम किया जाता है, जो भी जैसे मतलब देखिए शिल्प उत्पाद का आश्रय यहाँ है हाथ से बनाए वाला चीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए चनहुद्रो के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चनहुद्रो क्या है। चनहुद्रो शिल्प उत्पादन केंद्र था, ऐसे भी आ जाएगा साथी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, ये तो पूछा गया है ना। पिछले क्वेश्चन आप लोगों को बार बार हम कराते हैं, है ना। और जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब कौन सी पूछालका में से अधिकतर क्वेश्चन आता है, बाकी जो पूछा जाएगा किताब में से वो तो सारा आप लोगों के ढारा एकदम सामने ही है। तो देखिए चनहुद्रो का था बाबू शिल्प उत्पाद केंद्र था। तो ये चनहुद्रो है कहाँ पे, हालांकि आप लोगों को मैप हम खूब बढ़िया से कराएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो PDF अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है ना। तो चनहुद्रो के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि चनहुद्रो कहाँ पे है। लगता है इसमें बाबू मैप वाला जो PDF थी, मैप वाला जो इमेज था शायद इसमें नहीं डाला गया ना। मैप वाला क्लास में आप लोगों को सब करा देंगे हम, जैसे ऐसे दे देता है क्वेश्चन। जे मैप में आप उन जगहों को चिन्हित कीजिए जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पादन केंद्र थे, शिल्प उत्पादन केंद्र थे। तब आप लोग को चनहुद्रो, बालाकोट, नागेश्वर, इस सभी चीज़ों को वहाँ पे मैप में दिखाना पड़ेगा। ऐसे इस मतलब टाइप का मैप आता है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो उनको भी उस सब जितना मैप वाला क्वेश्चन उस सबको बढ़िया से हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो में, है ना। यहाँ पे आप लोग को फिलहाल समझते चलिए। तो देखिए चनहुद्रो कौन सी है जी, तो शिल्प उत्पाद केंद्र है। ओकरा पे देखिए तो शिल्प उत्पाद के मतलब शिल्प उत्पाद में कौन कौन सा काम आएगा, जिससे आप लोग बोलिएगा। तो देखिए कौन सी आ जाएगा बाबू यहाँ पे, शंख की कटाई, उसके बाद धातु कर्म, ओकरा बाद कौन चीज़, बाट बनाना, बाट मतलब वो किलो बटखारा जो है वो बनाना, मुहर बनाना, है ना। ये सब कौन सी है, शिल्प उत्पाद में अति शिल्प कार्य है ना। आगे हम लोग देखें तो धौलावीरा, देखिए यहाँ पे धौलावीरा, चनहुद्रो और लोथल से हम लोगों को क्या मिला है बाबू, मनके के बीच। मनका कौन चीज़ के कहा जाता है, आजकल के वो आप लोग देख रहे हैं औरत लोग पहनती है गुड़िया, है ना। जैसे गला में जो भी पहना जाता है उसमें देखिएगा तो छोटा छोटा गुड़िया गाथा रहता है। वही गुड़िया का मतलब वही गुड़िया का सेम कॉपी वैसे ही चीज़ को क्या बोला जाता है, मनके बोला जाता है। तो गुड़िया के बीच में देखिएगा तो छेद रहता है। तो वही मनका के बीच में छेद करे वाला औजार वर्तमान में कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हम लोगों को यहाँ पे धौलावीरा। याद रखिएगा धौलावीरा, चनहुद्रो, लोथल, या फिर लोथल, चनहुद्रो, लोथल, धौलावीरा। बोलिए हमारे साथ 2-3 बार, चनहुद्रो, लोथल, धौलावीरा, धौलावीरा, चनहुद्रो, लोथल, धौलावीरा।
चनहुद्रो लोथल धौलावीरा, चनहुद्रो लोथल धौलावीरा। ओके, तो ये 3-4 बार इसको आप लोग बोलिएगा तो आराम से ये याद हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो नागेश्वर और बालाकोट से, अब देखिए 1 मिनट, ये तो बात हम लोग कर लिए जो हाँ शिल्प उत्पाद केंद्र का था बाबू, यहाँ पे हमारा चनहुद्रो था। फिर उसके बाद जो भी मनका था, मनके में छेद करने के लिए जो भी औजार है वो औजार हम लोगों को अभी वर्तमान में कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रो लोथल और धौलावीरा से यहाँ से हम लोगों को मिला है। आगे अभी हम लोगों को क्या बात करने वाले हैं, ये मान के चलिए जैसे शंख कताई के लिए, तो शंख का जो भी काम बनता है, जैसे शंख का हुए थी वो 1000 प्रकार का उसका चीज़ बनता है, तो अब शंख कहाँ से लाया जाए। ओके, तो देखिए जितना भी हमारा सामान था, तो यहाँ पे देखिए आप लोग नागेश्वर और बालाकोट को मैप में देखिएगा, तो ये जो है यहाँ पे नागेश्वर है, यहाँ पे बालाकोट है। तो ये लोग कौन सी, ये जो दोनों केंद्र है इस समुद्र के किनारे है। जैसे भारत का अगर गुजरात तो गुजरात का एरिया ही बनाया ना, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आई थिंक मैप हुआ छोट का ऊपर होगा, रुकिए, हाँ देखिए जैसे ये हो गया भारत है ना, तो भारत के यहाँ पे देखिएगा तो नागेश्वर बालाकोट इस वाले एरिया में है ना, यहाँ पे रुको यार गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ वाला एरिया पे आप लोग देखिएगा तो नागेश्वर और बालाकोट है ना। तो ये नागेश्वर और बालाकोट जो दोनों अभी आप लोगों को हम केंद्र दिखाए, ये कौन चीज़ के काम में आता था बाबू, तो ये देखिएगा तो इस शंख के लिए यहाँ पे इसको काम में लिया जाता था। विलासिता की वस्तु ये आई थिंक करा दिए, 5 नंबर हम लोग देख रहे थे ना। तो ये लोग कौन चीज़ शंख के काम में आता था। जैसे शंख कहाँ मिलेगा, तो माटी पर थोड़ी ना मिलेगा, समुद्री तट पर मिलेगा। तो समुद्री तट पे के ये लोग कौन चीज़, नागेश्वर बालाकोट से कौन चीज़ लिया जाता था, शंख का, और जो भी हमारा शंख है शंख को लिया जाता था। शंख का कौन चीज़ में यूज होता था, तो यहाँ पे देखिए चूड़ी बनाए में, ओकर बाद करछिया बनाए में, ओकर पचिकारी बनाए में, इतना 2-3 गो चीज़ में कौन चीज़ का यूज किया जाता था, शंख का यूज किया जाता था। ओकर बाद जो देखा जाए तो उत्पादित केंद्र के बड़े शहर थे, ये जो नागेश्वर और बालाकोट है, ये लोग कौन सी बाबू, उत्पादित केंद्र के बड़े ही सब शहर थे। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो शंखों हर एक चीज़ का मतलब जो था, जो भी समुद्र तट से हम लोगों को आसानी से मिल जाए उसके ये बड़े केंद्र थे। जैसे यहाँ पे शंखों के लिए है ना। अब आगे हम लोग देखें तो उत्पादित केंद्र का पहचान हम लोग कैसे करें। जैसे मान के चलिए आज आपके घर में खाना बन रहा है, ओके, तो हम मान के चलिए 100 साल 1000 साल बाद, 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10,000 साल बाद अगर कोई आदमी आ रहा है वहाँ पे आप लोगों के घर में, तो कोई से पहचानेगा जो भैया ये घर में, ये किचन है, में खाना बनता होगा। तो पहले क्या देखेगा, कूड़ा करकट कौन चीज़ है, खाना बनाए वाला कोनो चीज़ एन तेने फेंकल गया होगा। ओकरा बाद कच्चा माल देखेगा, कच्चा माल जैसे खाना बनाए में आप लोग कौन चीज़ का यूज़ करते हो, चावल का। तो भात तो ना मिलेगा, लेकिन उसको कच्चा चावल मिल जाएगा। वैसे ही जैसे ही हमारा उत्पादित केंद्र है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए चनहुद्रो में मान के चलो शंख का काम हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या देखेगा, शंख का तनी मनी कूड़ा करकट है, वो टूटल फूटल हुए ने फेंकल गया होगा। ओकरा बाद देखा जाएगा तो शंख से हम लोग कौन सी बनाते हैं, इससे चूड़ी बनाने का बात हुआ। ओके, तो चूड़ी तो मिलवे करेगा, लेकिन साथ साथ में उसको क्या मिलेगा, शंख भी मिल जाएगा, यानी कि शंख का हो गया उसका कच्चा माल। ओकरा बाद देखे को क्या मिलेगा हम लोगों को, अपूर्ण वस्तु जो अभी पूरा नहीं बना हो, है ना। इसमें मान के चलिए कोनो फैक्ट्री में घुस जाइए ना, का आप लोगों को एकदम कच्चे माल दिखाई देगा या फिर जो उससे बन रहा है वही मिलेगा, नहीं, अपूर्ण वस्तुएं भी मिलेगी। ओकरा बाद त्याग दिया गया माल हम उस चीज़ को बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ना शंख को काट रहा है तो उसमें से थोड़ा छोटा चूरा निकल जाएगा, तो वो सब कौन सी हो जाएगा, उसको त्याग दिया जाएगा, वो कौन काम में आएगा ना, उसको वहीं पे फेंक दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो वो औजार वहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, जौन चीज़ का भी काम होता है उस चीज़ का मशीन यानी कि औजार मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। अब क्या हुआ है कि जैसे भी हम आप लोगों के लिए बात करें, ये चनहुद्रो कौन सी है, शिल्प उत्पादन केंद्र था ना, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी कौन चीज़ सब उत्पादन का कार्य किया जाता था, इसके भी हम लोगों को क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो 5वां नंबर को जो भी हमारा टॉपिक था उसको भी हम बहुत बढ़िया से देख लिए लोग। अब देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर टॉपिक क्या है बाबू हमारा यहाँ पे, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसे मान के चलिए माल प्राप्त करने संबंधी, जैसे अभी हम लोग शंख के बारे में देखें, ओके, तो शंख का क्या किया जाता था, जो मान के चलिए अभी भारत में है ना, तो शंख के लिए हम लोग क्या करते थे, यानी कि नागेश्वर और बालाकोट में क्या बना देते थे, हम वहाँ पे जाते थे, वहाँ से लेकर आज हम लोग ना यार, है ना, हम ओबरा से बोल रहे, ओबरा से नहीं, 1-2 बार आई थिंक बोल चुके, तो हम नहीं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, है ना। तो माल प्राप्त करने संबंधी जो भी नीतियाँ थी,
तो नीतिया में पहले क्या हो जाएगा, वो लोग क्या देखते थे, जैसे नागेश्वर बालाकोट में गए तो वहाँ पे जाके देखेंगे जी यार ये जगह आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, है इतना ही हमसे काम ना होगा। ये जगह क्या करेगा, कुछ आदमी के लिए आके बैठा देगा, और जौन भी शंख से बने वाला उत्पाद है उसका फैक्ट्री कहाँ पे बना देगा, वहीं पे बना देगा। समझ में आ रहा है। तो ये कौन चीज़, उप महाद्वीप यानी कि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये वाला जो पूरा एरिया है भारत के आसपास का, इसको मिलाकर के भारतीय उप महाद्वीप बाबू बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में उप महाद्वीप का अगर बोला जाए तो उसका मतलब समझ ले जाइएगा आप लोग कि वर्तमान भारत को नहीं बोला जा रहा है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश ये सबको मिला करके बोला जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग आने जाने के लिए या फिर व्यापार के लिए किन किन चीज़ों का यूज करते थे, हवाई जहाज़ से आता था लोग या फिर रेलगाड़ी से जाता था लोग। तो यहाँ पे देखने के बाद हम लोगों को ऐसे स्रोतों से मतलब पता चला है कि कौन चीज़, ये लोग जो रोड गाड़ी था, रोड गाड़ी में कौन चीज़ का यूज़ करता था, बैलगाड़ी का यूज़ करता था। बैलगाड़ी के लिए हम लोग को खिलौना मिला हुआ है, यानी कि बैलगाड़ी के जरिए ये लोग स्थल मार्ग का भी यूज़ करता था। फिर नाव या फिर जहाज़ के जरिए, नाव जहाज़ दोनों था वो घड़ी, है ना, नाव या फिर जहाज़ के जरिए ये लोग क्या करते थे, समुद्री यात्राएं दूर दूर तक ले किया करता था लोग। इसका प्रमाण अगर देखा जाए तो आप लोग बताओ कि इसका समुद्री यात्रा का प्रमाण हम लोगों को कहाँ से मिलता है। तो जस्ट आगे इसके हम आप लोग को पढ़ाए थे बाबू कि लोथल में क्या मिला, हम लोग को बंदरगाह मिला है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे नाव जहाज जाके रुकती है जाती है, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि ना भाई ये जो बंदरगाह है इसका यूज यानी कर पश्चिम एशिया यानी कर आप लोग चल जाइए, या फिर यानी कर जितना यानी कर ओमान अरब वाला देश है, इस सब की और हम लोगों का जो ये समुद्र मार्ग था इसके द्वारा इधर व्यापार किया जाता था। अब हम लोग देख रहे हैं नीतियों के बारे में। नीतियाँ मतलब कि जो उपमहाद्वीप है या फिर उपमहाद्वीप के परे जो भी हमारा स्थान है जहाँ से हम लोगों को कच्चा माल मंगाना पड़ता था, वहाँ पे कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जाती थी। तो दो प्रकार की नीतियाँ होती थी। पहल का नीति होता था बाबू कि वहीं पे जाकर के बस जाओ, जैसे अभी हम आप लोगों को बताए कि बस्तियाँ बनाई जाती थी। कौन सी बस्तियाँ स्थापित की जाती थी, यानी कि जैसे नागेश्वर और बालाकोट में किया गया था, किस चीज़ के लिए जी, तो शंख के व्यापार के लिए। वहीं पे छोटी छोटी बस्तियाँ स्थापित कर दी गई और उन बस्तियों में रहने वाले कारीगर ये सब काम कर लिया करते थे। फिर देखा जाए तो अब हम लोग देख लिए कि नागेश्वर और बालाकोट ये कौन चीज़ के लिए फेमस था बाबू, तो शंख के लिए फेमस था। सेम वैसे ही हम लोग आगे देखें तो ये जो सुरतगई है, सुरतगई कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ये कौन चीज़ के लिए फेमस है, तो नीले पत्थर के लिए। अफगानिस्तान से कौन सा मतलब कच्चा माल मंगाया जाता था, तो नीला पत्थर के लिए अफगानिस्तान फेमस था। अफगानिस्तान से नीला पत्थर मंगाया जाता था, एकदम ध्यान पर होना चाहिए। उसके बाद देखिए लोथल कौन चीज़ के लिए फेमस था जी, तो लोथल जो था वो कार्निलियम के लिए फेमस था। फिर सेल खरी और कुछ धातुओं के लिए लोथल बेचारा अपन फेमस था। ओकरा आगे देखा जाए तो पहिल का आप लोगों को क्या बताएं, जे कई जगहों पे जा कर के कौन सी बस्तियाँ बसाई जाती थी। पहिल का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नीति। दूसरी नीति ये थी कि अभियान चलाया जाता था। कौन सी बाबू, अभियान चलाया जाता था। जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में क्या क्या चलाया जाता था, अभियान के तहत क्या किया जाता था, लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता था। जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसे मान के चलिए एक और हम लोग देखें तो और जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में क्षेत्रीय अंचल है, तो क्षेत्रीय अंचल कौन चीज़, तांबा के लिए फेमस है। कौन सी बाबू, तांबा के लिए क्षेत्रीय अंचल है। तो वहाँ पे अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत क्या किया जाएगा, और वहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों के साथ कौन चीज़, संपर्क बनाया जाएगा कि भैया हम लोग निकालने आए हैं, या फिर हमें निकालने दो या फिर तुम ही निकाल के दे दो, इसके बदले में आप पैसा वैसा ले लेना। सेम ऐसे ही देखें तो अभी हम लोग देखें कि जो हमारा क्षेत्रीय अंचल है किस चीज़ के लिए फेमस था, तो तांबा के लिए फेमस था। कहाँ पर है, तो आरजे का मतलब हुआ राजस्थान में है। फिर यहाँ पे ये देखिए क्षेत्रीय अंचल में कौन चीज़ चलाया गया था बाबू, तो अभियान चलाया गया था। लेकिन यहीं पे नागेश्वर और बालाकोट में कौन सी किया गया था, तो बस्तियाँ स्थापित की गई थी। सेम हम लोग देखें तो दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत कौन चीज़ के लिए फेमस था, तो सोना के लिए। तो दक्षिण भारत में भी क्या चलाया गया था, बस्तियाँ स्थापित की गई थी, नहीं, वहाँ पे क्या किया गया था, अभियान चलाया गया था। अभियान का मतलब कि अभियान के तहत वहाँ पे लोगों को, जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जाता था। कहा जाता था कि भैया तुम ही सोना निकाल के दे दो ना, तो हमको निकालने दो, बदले में कुछ मित्र और दोस्ता हो तो इसके बदले में कुछ ले लेना तुम, है ना।
तो ये जो साझी मिली जुली संस्कृति थी कि आप हमसे संपर्क स्थापित करिए, आपको भी मुनाफा होगा, हमको भी मुनाफा होगा, इस जो संस्कृति थी, इस संस्कृति को पुरातत्वविद यानी कि इतिहासकारों ने क्या कहा बाबू, इसको कहा गया गणेश्वर और जोधपुर की संस्कृति। कौन चीज़? गणेश्वर और जोधपुर की संस्कृति। मतलब बोले कि ये कि जैसे कि हमारा क्षेत्रीयांचल या फिर दक्षिण भारत में क्या चलाया गया, अभियान चलाया गया, व्यापार स्थापित करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों से संपर्क बनाया गया। यह जो संस्कृति एक नई संस्कृति बनी, इस नई संस्कृति को कौन सा संस्कृति कहा जाता है जी? गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा है कई बार। ओकरा बाद देखा जाए तो ये जो हमारा रहा कौन सा जी? गणेश्वर और जोधपुरा की संस्कृति, इन लोगों का जो मृद भांड मिला है वो हड़प्पा से भिन्न है, यानी कि हड़प्पा से अलग है। जो भी हड़प्पा स्थल से हमारा मृद भांड मिला है उस सबसे ही सबका अलग था। ओकरा बाद देखा जाए तो हड़प्पा वासी को लोग कौन चीज़ भेजता था? तांबा भेजता था। कौन चीज़ भेजता था बाबू? तो हड़प्पा वासी को जो भी हमारे गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति के लोग थे क्या भेजते थे? तांबा भेजते थे। तो आई होप येने वाला जो आप लोगों का था उपमहाद्वीप सब व्यापार के बारे में, ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि दूर दराज के इलाकों से संपर्क इन लोगों का, हड़प्पा वासियों का था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, ओमान से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से इन लोगों का बहुत बढ़िया संपर्क था। इसके बारे में जैसे अभी हम बोल दिए था, आप लोग हमारे ऊपर विश्वास थोड़ी ना करोगे यार। ओके, आप बोलोगे कि सर हमको वो का दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। तो लीजिए, एकदम प्रूफ आप सभी के सामने है। तो देखिए, जो ओमान से तांबा के कुछ मोहर वोहर मिला हुआ है। कौन सी बाबू? ओमान से तांबा के मोहर वोहर मिला हुआ है। वो मोहर यानी कि वो तांबा का जो मोहर है, उस तांबा में देखा गया तो कौन चीज़ का अंश मिला? हम लोगों को निकेल का अंश देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा से हम लोगों को जो भी वस्तु मिलता है उस सभी वस्तुओं में कौन चीज़? निकेल का अंश मिलता है। हड़प्पा से कुछ वस्तुएं मिली जिसमें निकेल का अंश है, और जो ओमान से वस्तुएं मिली उसमें भी किस चीज़ का? निकेल का अंश है। सो इस प्रकार हम लोग अनुमान लगा सकते हैं या फिर अनुमान लगाया जाता है कि ये जो ओमान की वस्तुएं और हड़प्पा की वस्तुएं हैं ये सेम ही स्थान पे बनाई गई होंगी या फिर एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी कि एक दूसरे के सहायता से इसको बनाया गया होगा। और साथ ही साथ हम लोग देखें तो मेसोपोटामिया से भी जो हम लोगों को मोहर मिला है तांबा के, उस तांबा में भी निकल का अंश मिला हुआ है हम लोगों को, जिस आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ओमान का तो व्यापार मान के चलिए ना, एगो मोहर मान के चलिए हमारे बिहार में बन, मोहर का यार बिस्किट बिहार में बन रहा है, जिलेबी बहुत बढ़िया रहेगा, जिलेबी अपना बिहार में बन रहा है, जिलेबी में चीनी के रस डाला जाता है। यह जिलेबी अगर आप लोगों को मिल जाए थी कहाँ पे? अरब में खाने के लिए, और वहाँ पे भी जिलेबी में इस चीज़ का रस डाला जाता है। तो आप लोग भी अनुमान ना लगा सकते हो जहाँ यही जैसे वो भी प्रेरणा दिया होगा या फिर यही जाका होगा या फिर यही संस्कृति वहाँ पे भी जाके पली बड़ी होगी। तो ऐसे भी अनुमान आप लोग लगा सकते हो। लेकिन अपना कि मान के चलिए चीनी में जिलेबी छाना जा रहा है, जी का नमक में छाना जा रहा है, तब हम बता सकते हैं ना भाई यही पूरी तरह अलग है, यही हमारा अलग पूरी तरह अलग है। लेकिन देखा जाए तो ओमान का जो तांबा है, हड़प्पाई की जो भी वस्तु है, दोनों में निकेल का अंश मिला हुआ है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ना भैया ये दोनों सेम चीज़ थी, इन दोनों में संपर्क था। जैसे मान के चलिए ना, अभी जो ट्रैक्टर मान के चलिए कोई ट्रैक्टर अमेरिका में है, वैसे ही सेम ट्रैक्टर हम लोगों को देखने के कहाँ मिलेगा? भारत में देखने को मिलेगा। भले वो इस तरह का डिजाइन वो कंपनी भारत में ना हो, लेकिन ट्रैक्टर देखने से समझ में आता है ना जना, अच्छा ये ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लोगों को मेसोपोटामिया का जो तांबा है उसमें भी निकेल का अंश मिला गया है। उसके बाद हुआ क्या कि मेसोपोटामिया से हम लोगों को एक अभिलेख में देखने को मिला। अभिलेख का होता है, आप लोग कौन स्कूल पर अभी जो वर्तमान में चल रही है वो में जाकर के देखिएगा तो स्कूल के जस्ट अगवे वो अति बड़ा बोर्ड लगा रहता है, पत्थर के करिया बोर्ड रहेगा, ऊपर पियर देखिए खोद के लिखल गया रहता है, वो स्कूल के बारे में लिखल गया रहता है, वो उसी को अभिलेख बोलते हैं ना। तो अभिलेख क्या होता है जी? पत्थर के कोनो भी पत्थर पर लिए खोद खाद के लिख रही है, क्या बन गया? अभिलेख बन गया। तो एगो मेसोपोटामिया से क्या मिला हुआ है बाबू? हम लोगों को अभिलेख मिला हुआ है। जाना अभिलेख पर कौन चीज़ यूज किया गया है? दिलमुख अभिलेख दिलमुख एगो शब्द यूज किया गया है। उसके बाद मगान तथा मेहरुल है ना,
मगान तथा मेहुला, यानी कि जो हम लोगों को मेसोपोटामिया से हमारा अभिलेख मिला हुआ है। मेसोपोटामिया का पता ना कौन लिखवा उखवा दिया होगा खुदवा उदवा के, है ना। तो ये मेसोपोटामिया का एगो अभिलेख मिला हुआ है, जिस पे अभी जो वर्तमान बहरीन द्वीप है इसको कौन चीज़ दिलमुख नाम से लिखा, बहरीन द्वीप के लिए दिलमुख शब्द का यूज़ किया गया है। और उसके बाद मगान तथा मेहुला, याद रखिएगा लोग, मगान तथा मेहुला हड़प्पाई क्षेत्र, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र रहा हमारा इधर वाला एरिया, है ना, इस सब एरिया को इस सब एरिया के लिए दो शब्द यूज़ किया गया। कौन सी बाबू? मगान तथा मेहुला। बोलो तो मगान तथा मेहुला। एक दो वाली यार इतना रटना थोड़ी ना पड़ेगा, एक दो वाली बोलिए आराम से याद हो जाएगा। मगान तथा मेहुला हड़प्पाई क्षेत्र के लिए मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है उसमें यूज़ किया गया। उसके बाद बहरीन द्वीप के लिए कौन चीज़ दिलमुख शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद देखा जाए तो यह अभिलेख में हाजा पक्षी का अवयथी उसमें लिखा, मतलब हाजा पक्षी जो है वो मोर को कहा गया है। किस चीज़ को? मोर को कहा गया है। हाजा पक्षी मतलब मोर। इस जो हमारा मेसोपोटामिया का अभिलेख मिला हुआ है इसमें हाजा पक्षी के बारे में अवयथी वर्णन किया गया। हाजा पक्षी के बारे में बताया गया है, जो कि वर्तमान में देखा जाए तो हमारे भारत में वैसा ही मोर है। यानी कि मोर के बारे में अगर पूछ दे जे मेसोपोटामिया का जो अभिलेख मिला है वो अभिलेख में हाजा पक्षी कौना पक्षी का कहल गया है, तब एकदम मुंह बंद करके अच्छा बच्चा की तरह मरना एकदम मोर पे। ओके, अब देखें हम लोग, अब जो है ये मेहुला शब्द अभी आप लोगों को बताया ना, मगान तथा मेहुला हड़प्पाई क्षेत्र के लिए यूज किया गया था। अब जो मेहुला क्षेत्र है ना, मेहुला जो नाम है, ये मेहुला नाम का यूज किस चीज़ के लिए बाबू? नाविकों को देश के लिए कहा गया है। यानी कि जो मेहुला देश है ना, मेहुला जो क्षेत्र है उसका यूज नाविकों के देश के लिए, यानी कि बताया गया है कि जो ये मेहुला क्षेत्र है, मेहुला यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है उसको कौन से शब्द से जाना गया है, तो उसको बताया गया है कि जो मेहुला क्षेत्र है ये नाविकों का देश है। बोलिए तो एक बार, मेहुला क्षेत्र नाविकों का देश है। मेहुला क्षेत्र नाविकों का। मुहरे, लिपि तथा बाट इसको बोलेंगे हम लोग, है ना। तो मुहर कैसन का होता था, लिपि कैसन का होता था, बाट कैसन का होता था, तो इसके बारे में हम लोग धराधर से देख लें। तो मुद्रे तथा मुद्रांकन पहिल का हो जाएगा हमारा मुहर के बारे में, है ना। तो मुहरे तथा मुद्रांकन यानी कि देखिए, तो चलिए अगला अब हम लोग अपना टॉपिक देखते। मुहरे, लिपि तथा बाट। तो उस समय कैसन का मुहर होता था, लिपि कैसन का होता था, बाट कैसन। बाट बोले तो तरजुई या फिर बटखारा। तो देखिए मुहरे और मुद्रांकन ये पहिल का हमारा हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा लिपि के बारे में, तीसरा का हो जाएगा बाट के बारे में। तीनों को अलग अलग करके लिख दिया गया है। तो मुहर का यूज कौन चीज़ के लिए किया जाता था बाबू? तो लंबी दूरी के व्यापार के लिए। मुहर का यूज लंबी दूरी के व्यापार के लिए। उसके बाद मुहर का मान के चलिए, मुहर का यूज कैसे करेंगे? मान के चलिए कोनो बोरा में सामान भर दिया गया, जैसे ये हमारा हो गया बोरा, है ना। बोरा में हमारा क्या किया गया बाबू? सामान भर दिया गया। ओके, जैसे बोरा हो गया, इसका मुंह कौन चीज़? रसरी से बांध दिया जाता था। रसरी से एकदम पूरा रस्सी के गांठ से खूब बढ़िया से इसको बांध दिया जाता था। फिर क्या होता था? पाँक देखे हैं, पाँक गीला माटी, है ना। तो गीला माटी से लेके कर मुँह पर पूरा एकदम चारों बगल से थोप दिया जाता था। अब मुंह खूब बढ़िया से एकदम चारों बगल से उसका रस्सी से बांध के अब माटी उकर चारों बगल से हम साट दिए, और फिर क्या करेंगे? तब ले आके मुहर ऊपर अपना चित्र हम उतारेंगे। तब ले आके वो माटी पर क्या मार दिया जाता था? मुहर मार दिया जाता था। जिस वजह से अगर मान के चलिए हम भेज रहे हैं कोनो डाक से उसको, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर देखिए कोनो सामान निकालेगा तो क्या करेगा? रस्सी का मुँह खोलेगा। रस्सी का मुँह खोलने के लिए क्या करेगा? माटी का जो परत है उसको हटाएगा। अब माटी का परत भैया हटाया तो समझ जाओ कि जो मुहर था वो बेचारा टूट गया। यानी कि अब अगला को पता का चल जाएगा कि भैया इसका मुहर ना है, यानी कि ये आदमी बीच में ये जो सामान है इसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। दूसरा का रास्ता है बोरा फाड़ लगा, तो बोरा फाड़ के ले सकता है। अगर बिहारी होगा तब बोरा भी फाड़ेगा तो बाबू तभी पकड़ा जाएगा, है ना। तो मुहरे और उसका मुद्रांकन ऐसे होता था। यानी कि मुहर बनाने के लिए कैसे कैसे यूज़ किया जाता था? लंबी दूरी के व्यापार के लिए उसको जो भी बोरा वोरा होता था ओकरा मुँह के रसरी से बांध करके और ऊपर माटी के लेप लगा के मुहर मार दिया जाता था। उसका मुद्रांकन कैसे किया जाता था? जैसे लंबी दूरी के व्यापार के लिए वो गया, मान के चलो पहुँच गया, तो उसका मुद्रांकन के लिए क्या किया जाता था? अगर जो भी मुहर उस पर हमारे पास चित्र है, अगर वो सामान सही सलामत है तो उसके ऊपर जो भी मोहर का छाप बना है, जो माटी है वो सही सलामत रहेगा। अगर कोई खोलेगा तो माटी को हटाएगा, यानी कि मोहर टूट जाएगा, बढ़िया से कुचाएगा जो डिलीवरी बॉय होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग
यहाँ पे दूसरा हो जाएगा हमारा रहस्यमयी लिपि, यानी कि जौन लेके गया होगा उसको, है ना, जौन बुरा और लेके गया होगा वह ना थुराएगा कि बउआ बीच में तू छेड़खानी किया है। तो अब हम लोग देखते हैं रहस्यमयी लिपि, यानी कि एक वैसा लिपि के बारे में जिसको रहस्यमयी कहा जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या मतलब हमारा जो भी मतलब तात्पर्य है, हाँ, तो इसके पीछे का क्या तात्पर्य है इसको हम लोग देखें। तो ये ऐसा लिपि था जो बबुआ इसको आज तक ले पढ़ा नहीं जा सका है। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता ला एगो ना सब डॉक्टर था, का लिख के गया लोग कुछ समझ में नहीं आया। अभी आप लोगों को शायद फर्स्ट क्लास में बाबू लिपि दिखाए हुए थे ना। तो ये रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय क्यों बोला जा रहा है कि भैया आज तक लगा के पढ़ले नहीं गया है। दूसरा का देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है उसमें 26 को चिन्ह है। कौगो बाबू? तो 26 को चिन्ह है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अभिलेख में कौगो चिन्ह? 26 को चिन्ह। ऐसा ये बताइए हड़प्पा सभ्यता के लिपि को पढ़ा जा चुका है? नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी लिपि है इसमें चिन्ह का यूज़ किया गया। जैसे अभी हम लोगों को कोई भी शब्द लिखना है तो शब्द लिखने के लिए हम लोग किस चीज़ का? अक्षर का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे कचरा, कचरा लिख रहे हैं ना, कचरा। तो ये जो हमारा जो है क है, च है, रा है, ये क्या है? ये एक हमारा अक्षर है। तो उसमें अक्षर के जगह पर किस चीज़ का यूज़ किया गया था? चिन्ह का यूज़ किया गया था। आई थिंक इसी के लास्ट में होगा वो चिन्ह। रुकिए, हाँ देखिए यहाँ पे ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का चिन्ह है। और ईशान का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता से कितना मिला हुआ है? तो लगभग 375 से 400 के बीच में मिला हुआ है ना। और कोनो भी बुक में देखिएगा तो कोनो में लिखा रहेगा 300 से 400, 400 से बेसी कोई नहीं हिलेगा। लेकिन अभी जो बता रहे हैं आप लोगों को हम 375 से 400, ये बाबू आप लोगों का क्लास 12th हिस्ट्री का बुक का डाटा है ना। यानी कि क्लास 12th हिस्ट्री के बुक में 375 से लेके इतना तक लिखा है, जो कि एकदम राइट एक्यूरेट डाटा है आप लोगों का, है ना। इन्हें होने के अगर देखिएगा तो कहीं 300 से लेके 400 लिखा रहता है, कहीं 250 से लेके 400 लिखा रहता है। लेकिन 2-3 को किताब में हम भी देखें तो उसमें 400 से कोनो ओवर गया नहीं है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, ये देख लिए। और इसके मतलब देखने का 300 से 400 इसमें चिन्ह था, 375 से 400 चिन्ह। और ये लिपि लिखी कैसे जाती थी? तो दाईं से बाएं की ओर, है ना, यानी कि दाहिना से बाएं की ओर ऐसे लिखा जाता था। इसको कैसे? ऐसे लिखा जाता था। अब इसको लिखे में भी आप लोगों को, अब आप लोग पूछिएगा सर ये तो बतिया ठीक बोल रहे हैं दाईं से बाएं की ओर, हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें जो आप सही बोल रहे हैं? तो देखिए बाबू, है ना, जैसे आप लोग लिखते हो, जैसे इधर से लिखते हो आप लोग, ऐसे ऐसे नहीं कर खूब फाँका फाँका लिखिएगा लो, बढ़िया बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिखिएगा लो। लेकिन जैसे जैसे आप लोग इस साइड आते जाइएगा लो, पेज बचाने के चक्कर में, या फिर जैसे मान के चलिए कोई बड़ा शब्द है उसको छोट करने के चक्कर में क्या करिएगा? उसको संकुचित करिएगा, छोटा करिएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो ना बचवा हेने कर से लिखे के शुरू किया था, साफ साफ फाँका फाँका लिखा है, हेने कर जाके गजिन गजिन घन घन कर दिया है, जिससे पता लग जाता है कि बबुआ हमार तू हे दिशा से हे दिशा में लिखा है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन दिशा से कौन दिशा में लिखते थे? तो दाईं से बाईं की ओर लिखते थे, है ना, यानी कि राइट से ही लोग लेफ्ट की ओर जाते थे। और देखने के बाद देखिए जहाँ पे देखिएगा तो लिपि मिला, हर एक जगह पे आप लोगों को लिपि, मुहर बाट हर एक चीज़ पर लिखा गया है, जिस वजह से हम लोग देख करके बता सकते हैं जो भैया इतना अब तो हम नहीं बोल सकते हैं लोग, है ना, कि जो साक्षरता थी वो बहुत अधिक थी या फिर बहुत कम थी। लेकिन हम लोगों को इतना साक्ष्य देखने के बाद बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो साक्षर थे, व्यापक साक्षरता थी, ना कम थी ना बेसी थी। कहा जाए तो कम से अधिक बेसी ही थी, क्योंकि वहाँ पे जो साक्षरता थी व्यापक थी। देख रहे हैं आप लोग हर एक जगह पर मुहर लिपि हर एक चीज़ का यूज़ किया गया। जो इन लोग का लिपि मिला उनमें 375 से 400 चिन्ह है। हम लोगों का जो भी आज तक ले जो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, इनमें इतना हम लोगों का अक्षर नहीं है ना। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ना भैया व्यापक इन लोगों में साक्षरता थी। बाट के बारे में देखा जाए तो बाट कौन चीज़ का बनाया जाता था? तो पत्थर का बनाया जाता था। पत्थर कैसन का होता था? चट पत्थर। कौना पत्थर के बनाया जाता था बाबू? तो चट पत्थर का बनाया जाता था। बाट कैसन का होता था? तो घनाकार। घनाकार मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। उसके बाद जो बाट होता था ये द्विधारी होता था। द्विधारी मतलब जैसे मान के चलिए दोगुना, द्विधारी मतलब दोगुना। जैसे 1 किलो का कौनो बाट है तो 1 किलो के दोगुना कौन चीज़? 2 किलो का सीधा बाट आएगा। 2 किलो के बाद बाट का किलो का आएगा, एक के बाद 2 दूनी के 4, यानी कि 2 का 4 द्विधारी। फिर 4 किलो के बाद 4 के द्विधारी, यानी कि 4 दूनी के 8 किलो का बाट आएगा। फिर 8 के बाद 16, 16 के बाद 16 दूनी 32, 32 के बाद 64,
समझ में आ रहा है। यानी कि द्विधारी था, यानी कि मान के चलिए आप लोगों को कोई सामान लेना है 1 किलो, तो 1 किलो के बाद सीधा क किलो मिलेगा 2 किलो, 2 किलो के बाद सीधा क किलो लेना पड़ेगा 4 किलो। देख रहे हैं द्विधारी, द्विधारी मतलब सीधा 2 से गुना करत चल जाओ, 4 में 2 से गुना करोगे 8, यानी कि 4 के बाद सीधा सामान 8 किलो मिलेगा। आई कितना तक ले जाता था, तो ई जाता था 12,800 तक ले, है ना। ई जौन बटखारा था कहाँ तक ले जाता था बाबू, तो 12,800 तक ले जाता था। सो आई होप आप लोगों को आज का क्लास खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग बहुत बढ़िया से मेहनत वहनत करिए। आते के साथ ही जो हमारा शायरी था, समझ रहे थे लो ना कि अथी इतिहास रचने के लिए नींद के पीछे मत भागिए। सक्सेस एगो ऐसा मतलब की पॉइंट है ना, सक्सेस सक्सेस की ऐसा खास बात है जो मेहनत करने वाले लोगों पर फिदा हो जाती है। इसी मोटिवेशन के साथ एकदम सब कोई मेहनत करिए जम के, सक्सेस का है तो लात मार के पीछे आएगी, है ना। सो ये हमारा पार्ट 2 था ना। तो पार्ट 2 में बाबू हम लोग कहाँ तक ले इसको कवर किए, आई होप कि हम लोगों को इसका 7वां किए थे, है ना जी, 5, 6, 7 तक ले, है ना। 7वां तक ले हम लोग इस वीडियो में की पॉइंट डिस्कस किए। अगला जो वीडियो आएगा वो 10, 15, 20 मिनट का, 20 मिनट से कम का होगा, जिसमें ही हम लोगों को जो 7 से 8 से लेकर के 11 तक का जो की पॉइंट बचा है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बाकी मैप हो सकेगा तो उसी क्लास में करा दिया जाएगा, ना तो ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव वाला वीडियो में करा दिया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।